तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द वंश शर्मा जेंजी एजुकेटर पर। और आज की क्लास होने वाली है क्लास 9 साइंस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आ सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होते हैं आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर, आपको दो लॉज पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहला होगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा आपका होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको जहाँ पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन करके कोई भी दिख जाए लॉ, तो वो लॉ आपका उसकी जो डेफिनेशन बनेगी, स्टेटमेंट बनेगी, वो बिल्कुल सिंपल बनती है हमेशा। हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की क्या बनती है स्टेटमेंट आपकी, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मैं जानता हूँ ये अभी पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ और आपको समझाऊंगा अच्छे से। पहले इसे एक बार समझते हैं सर कि ये है क्या। इसकी कहने का मतलब है यहाँ पर कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका जो मास होता है आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, उन्हें ना तो क्रिएट किया जा सकता है यानी कि बनाया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब उनका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो भी आपका केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो मास होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का, स्टार्टिंग में भी सेम होता है और केमिकल रिएक्शन एंड होने में भी सेम होता है। ठीक है, ऐसे आपका एक और लॉ होता है, आप आगे जाके अभी कुछ चैप्टर में पढ़ोगे वर्क एंड एनर्जी में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें क्या होता है, मास वर्ड हट के एनर्जी आ जाएगा, बाकी पूरी स्टेटमेंट सेम रहेगी। तो ये बहुत इजी लॉ होता है, इसे समझना मुश्किल है ही नहीं, मुश्किल समझो ही मत इसको। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अभी मास पढ़ रहे हो तो बस मास लगा दो, बाकी स्टेटमेंट सेम रहेगी। तो इसे याद करने में कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। ठीक है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपका जो मास होता है वो ना तो उसे हम बना सकते हैं, ना तो वो क्रिएट किया जाता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें कि सर एग्जाम्पल से समझाओ, एग्जाम्पल से इजीली समझ आता है, तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस कैसे, चलिए सपोज मानते हैं, हम देखते हैं, अगर ये हमारा सपोज मानिए ये एक बीकर है, इसमें कुछ ये आइस क्यूब पड़े हुए हैं। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, इस पर फोकस मत करना। इसमें कुछ आइस क्यूब पड़े हुए हैं, सपोज मानते हैं 100 ग्राम है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग में हुआ क्या, रिएक्टेंट, ये हुआ हमारा रिएक्टेंट। अब ये आइस मेल्ट होके क्या बनाएगी, लिक्विड, मतलब यानी कि वाटर बन जाएगा। ये आइस सारा का सारा इसका पानी बन जाएगा इसके अंदर। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अगर ये 100 ग्राम आइस मेल्ट हो गई तो यहाँ पे 200 ग्राम पानी बना देगी, ऐसा तो नहीं है ना। 200 ग्राम पानी तो नहीं बनेगा, जितनी आइस थी पानी भी तो उतना ही बनेगा ना। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे 100 ग्राम आइस थी तो यहाँ पे 100 ग्राम कितना बन गया, वाटर। तो मास क्या रहा यहाँ पर आपका, कंजर्व रहा। मास आपका जो केमिकल रिएक्शन हुआ आपका वो सेम रहा, उसके अंदर मास स्टार्टिंग में जितना मास था 100 ग्राम, एंडिंग में भी आपका कितना रहा, 100 ग्राम। ठीक है, तो ये होता है आपका पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलते हैं हम अपने सेकंड लॉ की तरफ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
और देखो अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है आपका। हाँ तो बच्चों अब सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमारा क्या कहता है, पहले मैं आपको ऐसे भी सिंपल बताता हूँ फिर स्टेटमेंट से देखते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का कहना ये है कि हमारा केमिकल कोई भी कंपाउंड जो होता है, एक जो केमिकल कंपाउंड होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, पहली बार में समझ नहीं आता कभी भी। हमारे किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट्स होते हैं हमेशा वो एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यही सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ अपनी बुक में और यहाँ बोर्ड पर भी देखने को मिलेगी। इन्हें केमिकल सब्सटेंस या सब्सटेंस की जगह आप कंपाउंड भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड लिख देता हूँ मैं। In a chemical compound, the elements are always present in a fixed proportion by mass. उनके जो एटॉमिक मासेस होते हैं एलिमेंट्स के, उनके फिक्स प्रोपोर्शन में ही आपको वो हमेशा हर केमिकल कंपाउंड के अंदर एलिमेंट देखने को मिलते हैं। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो इजी एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O होता है। अब H2O आप कैसे कर सकते हो, H2O हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में आपको प्रेजेंट मिलेगा। ओ H2O के जो एलिमेंट्स होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में आपको मिलते हैं। वो प्रोपोर्शन क्या होता है 1:8 का, ठीक है। 1:8 कैसे, इनमें आपको दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, एक मिल रहा है हाइड्रोजन, एक मिल रहा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। हाइड्रोजन के एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर 2, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया, कितना आया 2। 16 के कितने 1, मल्टीप्लाई 16 कर दिया, इतना आया। इन दोनों को डिवाइड करो, 2 × 2 2 8 16, कितने आ गए 1/8। और 1/8 को हम रेशियो में लिखेंगे तो कितना आया 1:8। तो देखो इसलिए कहते हैं जो भी आपका केमिकल कंपाउंड है जो भी आपका केमिकल कंपाउंड है उसका एक फिक्स प्रोपोर्शन ही हमेशा रहेगा। उसका फॉर्मूला कुछ भी बन जाए लेकिन आप जब उसे कैलकुलेट करोगे तो लास्ट में जो उसका प्रोपोर्शन निकलेगा वो हमेशा फिक्स रहता है। मैंने इसलिए बताया था स्टार्टिंग में वाटर का आपका जो प्रोपोर्शन होता है 1:8 का होता है, और हमने कैलकुलेट करके भी देख लिया कितना निकला आपका 1:8, ठीक है। तो ये होते हैं आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आशा है आपको समझ आई होगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझने के लिए। अभी हमने देखा H2O कितने प्रोपोर्शन में होता है 1:8 में। एक और होता है एक एग्जांपल और देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ये आप खुद भी कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंड एग्जांपल है आपका, इसको भी आप करके देखना। अब मैं आपको बताता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 के आपके रेशियो में प्रेजेंट होता है। आप भी करने की कोशिश करना साथ में, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कैसे। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितने एलिमेंट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, एक होता है कार्बन, एक होता है ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन एटॉमिक मास कितना होता है इसका 12। कितने एटम्स है कार्बन के इसके अंदर 1, 12 × 1 12, ठीक है। अब ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना होता है 16, एटम्स कितने हैं 2, 16 2 जा 32। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, कितना आया 3/8, 3:8,
कितना आ गया 3:8। ठीक है, लास्ट में आपका वही प्रोपोर्शन आएगा जितना आपको स्टार्टिंग में बताया गया है केमिकल कंपाउंड के अंदर। ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे और अब समझते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हाँ तो बच्चों, अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि आपके दी थी साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने। इस थ्योरी में आपको 5 पोस्टुलेट्स पढ़ाए जाएंगे और इस थ्योरी में से आपके हर बार हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसे अच्छे से समझिएगा। पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं बनता है, ऐसा कुछ ना कोई फॉर्मूला है। बस ये 5 आपको छोटे छोटे से पॉइंट बताए जाएंगे, इनको अच्छे से याद कर लेना। पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये लिख देना, आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इन्हें समझ लो, बहुत आसान थ्योरी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। इनका नाम था जॉन डाल्टन। इन्होंने क्या कहा था? डाल्टन प्रपोज दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स, इंडिविजिबल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इस दुनिया के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, मतलब जितने भी मैटर है, मैटर कहते हैं हम, जो मैटर की परिभाषा होती है ना, हमने बचपन से पढ़ा है, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास। मतलब इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स। ये था डाल्टन साहब का पहला पोस्टुलेट। उन्होंने बताया था कि इस दुनिया की हर चीज़ किस चीज़ से बनी होती है? एटम से। ठीक है, और जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये था डाल्टन साहब का पहला पोस्टुलेट। सारी चीज़ें बनी है एटम से। अब अगला पोस्टुलेट देखते हैं। अगले में क्या कहा उन्होंने? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे, दोबारा सुनो, सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनका साइज, मास और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी सेम होंगी। बहुत सिंपल चीज़। जैसे सपोज मानो अगर आपका कोई भी एलिमेंट लेते हैं, हम कौन सा लें? हाइड्रोजन लेते हैं। अगर हाइड्रोजन के 3 एटम्स दिए हुए हैं तो इनका साइज भी सेम होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सेम एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है इनका साइज सेम होगा, इनका मास भी 1 ही होगा, और दूसरी बात इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी हमारी सेम होंगी, क्योंकि हमारा एलिमेंट सेम है। अब आते हैं तीसरे पोस्टुलेट पे। तीसरा पोस्टुलेट हमारा क्या समझाता है हमें? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरे वाले पोस्टुलेट का जस्ट तीसरा पोस्टुलेट वो उसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी बहुत ज़्यादा। अगर एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका मास और उनका साइज बिल्कुल अलग अलग होगा, और अगर एलिमेंट सेम है तो उनके मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हमारा सोडियम आ गया, हाइड्रोजन आ गया, पोटाशियम आ गया, अब देखो तीनों एलिमेंट जो है आपके अलग अलग हैं, तो क्या इनके साइज भी बदल जाएंगे, मास भी बदल जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा पोस्टुलेट। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ। फोर्थ क्या कहता है? एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। जैसा कि अभी हमने पिछले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते हुए देखा था, जब हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसके अंदर हमने देखा था ना कि कुछ प्रोपोर्शंस बनते हैं, कुछ फिक्स रेशियो बनते हैं केमिकल कंपाउंड्स के। वही बताया हुआ है कि एटम्स जो होते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियोज में कंपाउंड्स के अंदर फॉर्म होते हैं, जिनसे वो बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि H2O, जैसे कि हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं आपका H2O, मतलब वाटर, पानी जो आप पीते हो। ठीक है ना। अब 2 एक होल नंबर है और एक वो भी एक होल नंबर है, तो मतलब सिंपल होल नंबर रेशियोज की फॉर्म में
जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो आपके अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, ऐसा बताया था आपके डाल्टन साहब ने। ये 5th पॉइंट जो बेटा थोड़ा छोटा लिख गया है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। In a chemical reaction, atoms are neither created nor be destroyed, but are rearranged, combined or separated to form new compounds. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। इससे कुछ याद आ रहा है? अभी स्टार्ट में हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। उसमें मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सेम चीज यहाँ हो रही है। एटम्स आर नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ भी हो गई। इसके अंदर आपको क्या बताया गया कि एटम्स जो है ना तो आपके क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, लेकिन वो रीअरेंज हो सकते हैं और कंबाइन हो सकते हैं या फिर सेपरेट आउट हो सकते हैं नए नए कंपाउंड्स बनाने के लिए। मतलब वो टूटेंगे, कंबाइन होंगे, लेकिन कभी भी ना तो क्रिएट होंगे ना डिस्ट्रॉय होते हैं। अलग अलग कंपाउंड बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ठीक है। और यही 5 पोस्टुलेट आपको बस याद करने थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर, दैट्स इट। इससे अलग आपको कुछ नहीं समझना है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इतनी ही है, ये 5 पोस्टुलेट कहलाते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने लिखा नहीं, पोस्टुलेट्स कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 5 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। तो आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यहाँ पर होती है एंड। हाँ तो बच्चों, अब मैंने आपको कहा था कि वीडियो को एंड तक देखना। एंड में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता के जाऊँगा जिससे आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। सभी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री में भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है। आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना किस तरह से है, मैंने भी इस तरह से पढ़ा था और मुझे तो काफ़ी हेल्प मिलती है, अब भी मिलती है, क्योंकि मैं अब भी काफ़ी कुछ पढ़ता रहता हूँ। अपने कॉलेज लेवल की जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें भी काफ़ी मुझे हेल्प मिलती है, रोज़ मैं सीखता रहता हूँ। देखो, लॉजिक लगा के पढ़ो, लॉजिक से पढ़ो, लिंकिंग से पढ़ो, चीज़ों को ना आपस में लॉजिकली लिंक कर लो, लॉजिकली लिंक कर लो। जैसे देखो, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बच्चे केमिस्ट्री से डरते बहुत हैं। आप लोग केमिस्ट्री से डरते बहुत हो, मैंने ये देखा है, लेकिन मुझे केमिस्ट्री बड़ी पसंद है। अब पसंद क्यों है? परसेप्शन, परसेप्शन अलग है, बस पर्सपेक्टिव अलग है। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बस वर्ड बदला है। अभी आगे जब जाओगे आपका एक और चैप्टर आएगा वर्क एंड एनर्जी करके, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जगह चेंज हो जाएगा, कंजर्वेशन होएगा, मास की जगह आ जाएगा एनर्जी, ठीक है। अब हमने मास की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस, ठीक है ना। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये हमने पढ़ी थी डेफिनेशन किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। अब दूसरा आ गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास हटा दो एनर्जी आ गया। अब बात तो वही है ना, आपको लॉ बताना है कौन सा, जो एनर्जी को कंजर्व करता हो। तो बच्चों को पता नहीं क्या अजीब ही हुआ लगता है कि एनर्जी का आ गया तो अब कुछ अलग ही स्टेटमेंट आएगी, कुछ नया लॉ निकल के आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बार एनर्जी वाला लॉ पढ़ के तो देखो क्या होता है, उसमें मास वाला वर्ड हटेगा, एनर्जी लग जाएगी बस। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इसके अंदर क्या मुश्किल था? पूरा का पूरा सेम ही तो है। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस आगे एक छोटी सी एक और स्टेटमेंट लगवाएंगे, उसे और समझ लो। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only be transformed
फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बस सिंपल है। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। बस सिंपल है। एनर्जी की फॉर्म्स बदलती हैं। जब आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं तब बताऊंगा कि एनर्जी की कितनी फॉर्म होती हैं और कैसे ये ट्रांसफॉर्म होती है। अब अभी हमने एटम का भी देखा था एग्जांपल। एटम को भी यहाँ पे एनर्जी अगर हटा दिया, एटम लिख लेते हैं। अभी पढ़ा है ना जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में 5वां जो पोस्टुलेट था, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को भी बनाया भी नहीं जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो हर केमिकल रिएक्शन के अंदर रीअरेंज होते हैं या तो कंबाइन होते हैं या फिर आपके जो होते हैं केमिकल कंपाउंड टूटते हैं। यही होता है ना। तो बेटा लॉजिक लगाना पड़ता है। हर किसी चीज को याद रखो और देखो कि कनेक्ट कहाँ से हो रहा है। ये लिंक हुए ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये तो कोई चीज थी ही नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम नाम का कुछ नहीं होता, लेकिन ये भी यहाँ पे हो गया लिंक, तो आपको इजीली याद हो सकता है। तो किसी भी चीज को इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं है। हवा भी आप ही बनाओगे, इजी भी आप ही बनाओगे। तो मेरा बस यही पढ़ाना था, यही समझाना था यहाँ पर कि आप इजीली कैसे पढ़ सकते हो। बाकी आगे क्लासेस आएंगी, आगे और आपको आसानी से पढ़ाते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहिए। अगर आज के वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके, वो पढ़ सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।